नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज हम बात करेंगे दोस्तों जिस प्रकार से देश में अलग अलग स्टेट में, राज्यों में दंगे हो रहे हैं। कल भी दिल्ली में दंगे हुए, उससे पहले करौली राजस्थान में दंगे हुए, मध्य प्रदेश गुजरात में दंगे हुए, उस पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, रैलियां तो हमारे क्षेत्र में भी निकली थी, बादरा में भी निकली, राउतसर सरदार शहर में भी निकली थी, नौर में भी निकली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ तो भाईचारे की एक मिसाल भी पेश की गई थी। विस्तार से हम बात करेंगे दोस्तों आगे। अब किस प्रकार की सतर्कता हमें बरतनी है, किस प्रकार की सतर्कता पुलिस को बरतनी चाहिए, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। और रूस यूक्रेन युद्ध की खास अपडेट भी आपको आज बताने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों बादरा आसपास खबरें आपको बताएंगे। आज रविवार को मंडियों में भाव तो नहीं होते, लेकिन मौसम का मिजाज भी आपको आज बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। कल शनिवार को नौहर के ललानिया गांव में दोस्तों उस समय मातम पसर गया जब खबर आई कि नौहर का लाल, ललानिया का लाल आकाश डुडी उसका निधन हो गया है दोस्तों। तो पूरे क्षेत्र में एक प्रकार से मातम छा गया। 2 वर्ष पहले ही वो सेना में भर्ती हुए थे। 22 वर्षीय अविवाहित थे आकाश डुडी। और दोस्तों, शनिवार को जैसे ही दिल्ली से ललानिया उनका पार्थिव शरीर पहुंचा और भारत माता की जय जयकार लगाते हुए आकाश डुडी अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। और दोस्तों, उनकी अंतिम यात्रा एक प्रकार से निकली तो हजारों की भीड़ ललानिया गांव में उमड़ पड़ी दोस्तों। लेकिन उस समय नौहर में विवाद हो गया था दोस्तों। उनकी नौहर में पार्थिव देह पहुंची और बड़ी संख्या में भीड़ थी। और एक जम्मू कश्मीर के एक अखबार में दोस्तों एक खबर छपी थी कि खुद की राइफल से आकाश डुडी की मौत हुई है गोली लगने से। तो उस पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और दोस्तों स्थिति को स्पष्ट करने की मांग लोगों द्वारा की जाने लगी। और ऐसे में अमित चचान जो विधायक हैं नौर के दोस्तों, उन्होंने जिला कलेक्टर महोदय से भी बात की थी, स्थिति से अवगत करवाया था। और अभिषेक मटोरिया पूर्व भाजपा विधायक है, उन्होंने भी सांसद राहुल कसवा से इस विषय में बात की, उनको पूरी जानकारियां उपलब्ध करवाई। इसके बाद में दोस्तों जैसे उनके साथ में जम्मू कश्मीर से जो सेना के जवान आए थे, उन्होंने बताया कि घटना ऐसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। घटना ये थी कि स्वयं आकाश डुडी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। तो दोस्तों उसके बाद में कुछ लोगों का आक्रोश से शांत हुआ और उसके बाद में पार्थिव देह जो इस विवाद के दौरान नौर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रख दी गई थी, वो परिजनों को सौंप दी गई। उसके बाद में उनकी अंतिम यात्राएं प्रारंभ हुई और हजारों की भीड़ दोस्तों उमड़ी और पूरा क्षेत्र गमगीन हालात में दिखाई देने लगा था। उसका हमने एक अलग से वीडियो भी दोस्तों डाला है। इसके अलावा दोस्तों आज बादरा के कुटिया परिसर में दोस्तों एक बैठक हुई विपर समाज की और परशुराम सेवा समिति की एक इस बैठक हुई और बड़ी संख्या में विपर बंधुओं ने इस बैठक में भाग लिया। और दोस्तों आगे परशुराम जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा इसमें तय की गई थी। शोभा यात्रा निकाली जाए या नहीं निकाली जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श किया गया था। और विपर समाज की धर्मशाला को लेकर, उसकी ज़मीन को लेकर जो अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, उसके ऊपर भी विस्तार से बातचीत करने के लिए ये बैठक आज बुलाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों गायत्री परिवार की तरफ से भी एक बैठक का आयोजन दोस्तों भादरा में किया गया। और इस बैठक का आयोजन दोस्तों बाबा जी की हवेली में 24 कुंडीय 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का प्रारंभ दोस्तों भादरा में होना जा रहा है। और ये 23 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 24, 25 और 26 अप्रैल तक ये 24 कुंडीय 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ जो है वो रोजाना चलेगा दोस्तों। इसका मैं जल्दी से आपको संपूर्ण कार्यक्रम बताऊं तो 23 अप्रैल को शनिवार को प्रारंभ हो रहे इस 24 कुंडीय 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का जो आयोजन होगा, उसमें जो कार्यक्रम होंगे वो सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक सामूहिक जाप व
ध्यान, प्रज्ञा योग, व्यायाम आदि कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद में देव पूजन, गायत्री महायज्ञ और कार्यकर्ता गोष्ठी, संगठनात्मक स्वरूप के बारे में जानकारी दी जाएगी। वो 3 बजे से 4 बजे तक। तो दिन भर का इस प्रकार से व्यस्ततम कार्यक्रम रहेगा। शाम को 6 से रात्रि 8 बजे तक संगीत प्रवचन भी होगा इसमें। और इसके अलावा दोस्तों ये 24 तारीख के कार्यक्रम हो गए, 23 तारीख का, और 26 तारीख को सामूहिक जप व व्यायाम के अलावा प्रज्ञा योग, व्यायाम आदि कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाएंगे। और अंत में टोली की विदाई, सत्कारियों का अभिनंदन कार्यक्रम भी इसमें किया जाएगा। और बाबा फूलदास जी की छतरी में ये सारे कार्यक्रम है। 24 कुंड 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन जो है वो किया जाएगा। और इसका आयोजन जो है दोस्तों स्थानीय गायत्री परिवार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में दोस्तों क्षेत्र के गणमान्य जन इसमें शामिल है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो अब सीधा ही हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध की अपडेट के बारे में बताते हैं। रूस और यूक्रेन का दोस्तों 53वां दिन है युद्ध का, और लगातार युद्ध जारी है। और यूक्रेन में धमाके और बारूद फूटने का क्रम जो है वो लगातार जारी है। और दोस्तों तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने की जिस प्रकार से अटकलें और खबरें विश्व के अनेक देशों के समाचार पत्रों में छा रही है, और रूसी मीडिया में तो दोस्तों तीसरे विश्व युद्ध शुरू होने की खबरें चर्चा का विषय बनी है। और दोस्तों इसका रीज़न मैं आपको बताऊं तो रूस की तरफ से जो पिछले 1-2 दिनों में खुलासे किए गए और आज भी ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन के विभिन्न शहरों में रूस द्वारा किए जा रहे हैं। और मैं विस्तार से आपको बताऊं तो रूस के जो खुलासे हैं वो रूस ने कहा है कि अब अंतरिक्ष में भी युद्ध होगा। तो अंतरिक्ष में युद्ध की बात रूस द्वारा इसलिए कहा जा रही है क्योंकि जिसकी वारशिप को डुबो दिया गया था काला सागर में दोस्तों, उस वारशिप की स्टिक जानकारी जो है स्टेलाइट के द्वारा दी गई थी। उस स्टेलाइट को उड़ाने की बात भी आ रही है, और उसी को लेकर अंतरिक्ष में युद्ध की बात रूस द्वारा कही जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यूक्रेन में नाटो देशों के सभी लगभग सदस्य शामिल है, ऐसा रूस द्वारा कहा जा रहा है। और इसीलिए इसको तीसरा विश्व युद्ध बताया जा रहा है। और अंडरग्राउंड पूरे हथियार दिए जा रहे हैं, और हथियारों को दोस्तों एक बड़ी सैन्य हथियारों की खेप रूस के सैनिकों द्वारा पकड़ी गई है यूक्रेन में। और उन सैनिकों को अब यूक्रेन के खिलाफ नाटो के देशों के खिलाफ ही रूस द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। और इसके वीडियोज फुटेज भी उपलब्ध है दोस्तों पूरी दुनिया में। इसके अलावा यूक्रेनी सैनिकों को रूस द्वारा सरेंडर करने की चेतावनी दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा, अन्यथा उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा एक और जो खुलासा रूस ने किया है वो इस प्रकार का है कि यूक्रेन में दोस्तों 63 देशों के 6,824 लड़ाके युद्ध लड़ रहे हैं यूक्रेन की सेना के साथ। तो 63 देशों के 6,824 लड़ाके दोस्तों, इनमें से पोलैंड के भी 1,717 लड़ाके बताए जा रहे हैं, और अमेरिका, कनाडा, रोमानिया के 1,500 से अधिक लड़ाके जो है यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं रूस की तरफ से। और दोस्तों ब्रिटेन, जॉर्जिया के भी 300 से अधिक लड़ाके यूक्रेन की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। तो एक प्रकार से ये विश्व युद्ध ही आप इसको समझ सकते हैं। इसमें बेलारूस भी रूस की तरफ से शामिल है, और आसपास के जो देश है दोस्तों वो यूक्रेन की मदद करते हुए जो नाटो देश है वो स्पष्ट रूप से दिखाई ही दे रहे हैं। तो इसके अलावा दोस्तों क्या खास है आज के 17 अप्रैल के दिन में दोस्तों, उसके बारे में बता दूं। उसके बाद में हम आज समीक्षा करेंगे। जो समीक्षा हमने आज दंगों के ऊपर निर्धारित किए उसके ऊपर विस्तार से दोस्तों आज हम बात करेंगे। और 1975 को आज ही के दिन दोस्तों भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे एस राधाकृष्णन का निधन हुआ था। और इसके अलावा 1947 को आज ही के दिन श्रीलंका के महान खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन का जन्मदिवस भी है। इसके अलावा दोस्तों अब हम सीधे ही बात करते हैं उस
क्षेत्र की, उस विषय की, उस विश्लेषण की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है दोस्तों। दिल्ली के जहांगीरपुर में जो दंगे हुए थे हनुमान जयंती महोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान दोस्तों, वो दिल दहलाने वाले दंगे रहे हैं और इसके ऊपर विस्तार से हम अब बात करने वाले हैं दोस्तों। अचानक जो ये दंगे की इबारत लिखी जा रही है देश में, ये कतई देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जिस प्रकार से राजस्थान के करौली से प्रारंभ हुआ ये जुल्स पर पथराव का सिलसिला दोस्तों अभी भी नहीं थम रहा है। हरिद्वार से भी आज ये घटनाएं आ रही है कि हरिद्वार में भी एक धार्मिक यात्रा के दौरान इसी प्रकार का पथराव हुआ है भगवानपुर में। तो दोस्तों दिल्ली की जो कल की घटना थी जहांगीरपुर की, उसमें हनुमान जयंती महोत्सव के अवसर पर एक शोभा यात्रा हनुमान जी महाराज की निकाली जा रही थी। और दोस्तों इस शोभा यात्रा में लगभग 2 से 3 हजार लोग रहे होंगे और हनुमान जी महाराज के जयकारों के साथ, श्री राम के जयकारों के उद्घोष के साथ इस यात्रा का एक प्रकार से निकलने का क्रम जारी था। लेकिन जैसे ही एक वो मस्जिद के आगे ये यात्रा पहुंची, वहाँ उस पक्ष द्वारा कहा जा रहा है, मुस्लिमों द्वारा कहा जा रहा है कि मस्जिद के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे कुछ उपद्रवी लोग जो कि यात्रा में शामिल थे। और उसके बाद में वहाँ कहा सुनी हुई और उसके बाद में पत्थरबाजी की घटना हुई। लेकिन अन्य प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है दोस्तों कि 3 छतों पर पत्थर मिले हैं पुलिस को भी, और पुलिस को दोस्तों 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है और उसी के आधार पर गिरफ्तारियां भी जारी है। लगभग 14 गिरफ्तारियां अब तक की जा चुकी है। तो किसकी माने दोस्तों, 12 संगीन धाराओं में ये गिरफ्तारियां की जा रही है। और जिस प्रकार से पत्थर आगजनी की घटना हुई, मैं आपको बताऊं 3 छतों पर बड़ी संख्या में पत्थर ईंट भाटे तो बरामद किए गए दोस्तों। इसके अलावा हाथों में तलवार, हाकी, लाठियां, रोड, पत्थर, रिवाल्वर तक लेकर दोस्तों, रिवाल्वर से भी गोली चलाते हुए एक युवक सलीम की जो है वो फुटेज आई है और दोस्तों उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की भी दोस्तों इसमें संलिप्तता बताई जा रही है, उनकी मिली भगती बताई जा रही है, उनके इशारों पर, उनके द्वारा भी ये घटनाओं को अंजाम दिया गया बताया जा रहा है दोस्तों। उनकी भी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। और जो मुख्य आरोपी है जो अनेक दंगों में शामिल रहा है, अंसारी दोस्तों, उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और जल्दी से पुलिस जो है इन सभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारियां करने में जुटी है और दंगा करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब तो बहुत बड़ी संख्या में ये सीसीटीवी फुटेज भी वायरल होने लगे हैं। और दोस्तों जिस प्रकार की घटना बताई जा रही है, ये सोची समझी और साजिशन प्लान के तहत की गई घटना है जो दिखाई दे रही है। और इसका दोस्तों पूरे दिल्ली में जिस प्रकार की घटनाएं अगर कोई होती है, इस प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है, तो दोस्तों उसकी गूंज पूरे देश में, पूरे विश्व में जाती है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। और कहीं ना कहीं उपद्रवियों का यही एक मंशा भी रही होगी कि भारत को किस प्रकार से बदनाम किया जाए। क्योंकि दोस्तों जितने भी दंगे हुए, करौली से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात के दंगे, और जहाँ जहाँ भी ये दंगे हुए हैं, इन शोभा यात्राओं को, इन धार्मिक यात्राओं के ऊपर पथराव का, उनमें एक समानता है कि उसी तरह छतों पर पत्थर पाए गए हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी एक प्रकार से साजिश इसके खिलाफ दिखाई दे रही है। और इस जैसे ही पत्थरबाजी की घटना हुई दोस्तों, हनुमान जयंती की जो शोभा यात्रा थी उसमें भगदड़ मच गई। और उसके बाद में दोस्तों उपद्रवियों ने दुकानें लूटी है, दुकानों में आगजनी की घटनाएं की गई है और बड़ी संख्या में दुकानों को लूट कर सामान ले जाया गया है। और दोस्तों 1000 के करीब, 500 से 1000 के करीब ये लोग हमलावर बताया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा अगर हमारे देश में लगातार होने लगा, इन धार्मिक यात्राओं पर इस प्रकार से निशाना बनाकर उनको तितर बितर किया जाने लगा, उन पर अटैक किए जाने लगा, उन पर हमला होने लगा, तो दोस्तों आगे फिर कैसा वातावरण देश का रहने वाला है। क्या दूसरा पक्ष भी इसी प्रकार से ईंट बाटे, तलवार, रोड, लाठी आदि लेकर निकलना शुरू हो?
तो दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है। इस देश में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं दोस्तों आपको मिसाल राजस्थान की दूं तो करौली के दंगों के बाद में ही देश में पूरे ये दंगे देखने में आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों नौर बादरा, रावतसर, सरदार शहर आदि इन स्थानों पर भी हमारे आसपास की बात करें तो यहाँ भी रैलियाँ हुई है। रामनवमी के उपलक्ष्य में भी हुई है। और दोस्तों यहाँ रैलियाँ हुई है नववर्ष, हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भी। बादरा में जो रैली हुई दोस्तों, राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ की शानदार रैली हुई थी। उसमें अनवर कुरैशी युवा नेता है दोस्तों मुस्लिम समाज के, उनकी तरफ से अपने बड़े कार्यकर्ताओं को लेकर दोस्तों पानी पिलाया गया, शीतल जल पिलाया गया, ठंडा पिलाया गया और फूलों की वर्षा हिंदू युवकों पर जो रैली में शामिल थे उन पर की जा रही थी। एक शानदार नज़ारा भाईचारे का दोस्तों यहाँ दिया गया था और वो वीडियोस काफ़ी वायरल भी हुए हैं और बादरा की इस घटना की मिसाल भी आसपास के क्षेत्रों में दी जाती है। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बताऊं तो यहाँ पुलिस भी सतर्क है। और दोस्तों ऐसी यात्रा अगर आप किसी संगठन से ताल्लुक रखते हैं और आप पुलिस से परमिशन लेने के लिए जाते हैं, प्रशासन से परमिशन लेने के लिए ऐसी यात्रा की या धार्मिक कार्यक्रमों की लेने के लिए जाते हैं तो दोस्तों आपसे बहुत सवाल पूछे जाएंगे और आपसे एक एफिडेविट भी लिया जाएगा। एक आपको प्रमाणित करना होगा कि ये कार्यक्रम हमारा है और इसमें किसी भी प्रकार की अगर सांप्रदायिक घटनाएं होती है और किसी प्रकार की घटना से क्षेत्र का सांप्रदायिक माहौल खराब होता है तो उसकी सारी जवाबदारी जिम्मेवारी हमारी है। इस प्रकार का दोस्तों एफिडेविट भी लिया जा रहा है। उसके बावजूद भी दोस्तों ये घटनाएं हो रही है और पुलिस द्वारा दोस्तों पूरी छानबीन की जा रही है। मैं आपको बताऊं तो ऐसा हुआ है, कई संगठनों के लोगों द्वारा हमें बताया भी गया कि हम जब परमिशन लेने के लिए गए तो इस प्रकार की हमसे पूछताछ की गई, हमारे पास फ़ोन भी आए। और ये अच्छी बात है दोस्तों, पुलिस द्वारा जिस किसी भी संगठन द्वारा जब परमिशन लेने के लिए वो जा रहे हैं तो उनसे पूछताछ होती है। मैं साफ संदेश के माध्यम से पुलिस को एक सजेशन देना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दिल्ली की घटना, करौली की घटना और मध्य प्रदेश की, गुजरात की आदि घटनाओं से सबक लेते हुए हमें भी आगे इसका खास ख्याल रखना है। और पुलिस को चाहिए कि चाहे वो हिंदुओं की तरफ से कोई रैली या कार्यक्रम आयोजित हो या मुसलमानों की तरफ से हो दोस्तों, उसकी आप उस संगठन से संबंधित, उस वर्ग से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारियाँ एकत्रित पुलिस द्वारा की जाती है। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया सामने वाले वर्ग में क्या होती है दोस्तों, अगर कोई हिंदू संगठन आपके पास रैली के लिए परमिशन लेने के लिए आ रहे हैं तो आप उनसे पूरी चीज़ें पूछिए। आप कहाँ से रैली चलेगी, कितने लोग होंगे, किस प्रकार की रैली होगी, कैसे नारे लगाए जाएंगे, किस प्रकार की बैठक होगी, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा आप मुस्लिम समाज में भी उस रैली को लेकर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कीजिएगा, तब जाकर इन ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। उनकी अगर प्रतिक्रिया आप नहीं लेंगे कि उन रैलियों के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं या वो परमिशन लेने के लिए जाते हैं किसी कार्यक्रम की, तो हिंदू युवकों से, ऐसे संगठनों से आप पूछिएगा कि उनमें उसको लेकर प्रतिक्रिया क्या है। तो इससे आप दोस्तों होने वाली ये ऐसी बुरी घटनाओं से बचा भी जा सकता है। और कुल मिला के दोस्तों ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से इन घटनाओं में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ है दोस्तों, अब समय आ गया है कि ऐसे उपद्रवी तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई अब अमल में लाई जाए। वरना दोस्तों जिस प्रकार से मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, आप सभी के दिमाग में, मन में भी ये सवाल होगा कि जिस प्रकार से हिंदू यात्राओं को रोकने के लिए एक समुदाय के लोग हाथों में तलवार, डंडे, हॉकी, रोड, पत्थर आदि लेकर पूरे साजिश के तहत निकलते हैं और उसको तितर बितर भी करते हैं और पूरे देश में एक मैसेज भी दंगे का, उपद्रव का देते हैं, तो क्या दूसरा वर्ग भी अब ऐसा ही करना शुरू कर दे तो दोस्तों देश में कहाँ अमन चैन रहेगा, कहाँ शांति रहेगी। फिर तो यहाँ देश में जीना दुश्वार हो जाएगा। और दोस्तों ये तो हिंदू बाहुल्य देश है। बेशक हम सांप्रदायिक सभी धर्मों के सम्मान करने वाले देश में निवास करते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी कटु सत्य है कि हिंदुस्तान, भारत
हिंदू बाहुल्य देश है दोस्तों। यहाँ हिंदुओं की आबादी जो है बहुत बड़ी आबादी है। उनके साथ इस प्रकार से तिरस्कार, इनके इस प्रकार से धार्मिक कार्यक्रमों में उपद्रव की घटनाएं दोस्तों कतई इसका औचित्य नहीं है। और ऐसी घटनाओं की परिणति अगर उनके परिपक्ष में दोस्तों अगर वहाँ से भी खुलकर इस प्रकार की घटनाएं होने लगी तो बहुत बड़ी मुश्किल इस देश में हम सब के सामने पेश आ सकती है दोस्तों। पुलिस भी इस चीज़ का खास ख्याल रखे कि किन की रैली है, किस प्रकार से होगी, दूसरा पक्ष इसके बारे में क्या सोचता है, कहाँ कौन सा रूट रहेगा, किस प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे। दोस्तों अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में सबको है, आप किसी को रोक नहीं सकते अपनी बात कहने के लिए। लेकिन दोस्तों ये कानूनी अपराध है, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में आप अगर विघ्न करते हैं तो ये कानूनी अपराध है। आप किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में विघ्न नहीं कर सकते। तो दोस्तों यही उम्मीद है कि सभी को समझ आया होगा कि हमें मिलजुल कर रहना है, भाईचारे के साथ रहना है। और जिस प्रकार की नज़ीर भादरा में लिखी गई थी, जो रामनवमी की एक रैली निकाली गई थी, उसके उपलक्ष्य में दोस्तों ऐसी नज़ीरें हर कस्बे से, राजस्थान के नहीं पूरे देश के ऐसे कस्बों में ऐसी रैलियाँ का आयोजन हो और अनवर कुरैशी जैसे मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आगे आकर हिंदू युवकों का इस प्रकार से स्वागत करें, चाहे फूलों से करे, चाहे शीतल जल से करे। और जैसे दोस्तों ईद की नमाज अदा की जाती है तो बड़ी संख्या में हिंदू लोग भी, हिंदू नेतागण भी और कार्यकर्ता भी जाकर मुसलमानों को ईद की बधाइयाँ देते हैं, उनको गले लगकर दोस्तों मुबारकबाद देते हैं। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है दोस्तों। और इसी से ये देश अब तक चलता है और इसी से इस देश की पहचान है और आगे भी इसी प्रकार से इस देश में गतिविधियां चलती रहे तो दोस्तों बहुत शांति और सौहार्द का माहौल, वातावरण बना रहेगा। दोस्तों इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं मौसम का मिजाज। तो दोस्तों मौसम का मिजाज में शुरुआत करते हैं आज 17 अप्रैल को दोस्तों 39 से 42 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहा है और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवाएं चली है और 50 से 60% बादल भी छाए रहे थे। और रात्रि को भी 34 से 40% तक डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 15 से 20% बादल छाए रहेंगे। लेकिन कल 18 अप्रैल को मौसम जो है वो करवट बदलने जा रहा है दोस्तों। 27 से 40 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, उसके बाद में दोपहर को 41 से 43 डिग्री टेम्परेचर होगा। भीषण गर्मी की एक बार पुनः शुरुआत होने जा रही है। कल से 43 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और परिवर्तनशील मेघों का आवरण भी दिन भर आप कल देखेंगे। 35 से 41 डिग्री टेम्परेचर कल शाम तक रहेगा और 7 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो हवाएं तेज चलेगी, 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से झोंके भी आप देख सकते हैं। और 40 से 50-60% दिन में बादल भी छाए रहेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा घंटे 2 घंटे के लिए 100% तक बादल छा जाएंगे। और दोस्तों इसी प्रकार से रात्रि को भी 50-60% तक बादल छाए रहेंगे और 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को 12 बजे तक रहेगा और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी रात्रि को चलेगी। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।